Sure. Hope you will be fine. How are you? आप सभी को जो मैं 4 दिन छुट्टी पे था और आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, उन सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। और जो कमियां रही 3-4 दिन की, वो अगले इसी वीक में हम सैटरडे संडे भी क्लास लेके मेंटेन करेंगे, स्पीड को कम नहीं होने देंगे और अगले सैटरडे संडे भी मेंटेन करके इसे कंप्लीट करेंगे। फिर अपने ऑर्डर में आ जाएगा 5 डेज वीक में। इस वीक 7 डेज वीक होगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में मिडाइवल इंडिया की शुरुआत हो चुकी है। तो मिडाइवल इंडिया में बढ़े, राजपूत एरा में 4-5 अभी राजपूत वंशों की कहानी बाकी है। फिर हम एंट्री लेंगे विजयनगर एम्पायर, बिकॉज चोला एम्पायर हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में दी थी। और प्लीज आप जाएं, 21 अप्रैल से जो शुरुआत हुई थी इस बैच की डेमो क्लास के तौर पे, उसमें लिखा होगा चोला एम्पायर। उस वीडियो को निकालिएगा, देख लीजिएगा। तो राजपूत एरा के बाद सिक्वेंसली आना है चोला एम्पायर साउथ इंडिया, देन विजयनगर। तो चोला को हम फिलहाल दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो उस वीडियो को आपको देखना है, हम हाईलाइट कर देंगे उस वीडियो को, तो ये ध्यान में रखना। और विजयनगर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चोला और विजयनगर पढ़ लेने के बाद हम मंदिर का पढ़ेंगे, द एरा ऑफ टेम्पल, बिकॉज यू नो चोला और जो आपका विजयनगर है उसको पूरा किए बगैर मंदिर पर पहुंचना उचित नहीं होगा, तो ये ध्यान में रखें। चलिए लेट्स स्टार्ट। थोड़ा हेडिंग्स दे देता हूं। तो आज 27 जुलाई है। जीएस फाउंडेशन क्लास है आपकी। मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री है क्लास, और आपका टॉपिक जो है वो है राजपूत एरा, यानी स्मॉल किंगडम्स देखेंगे हम, इस पर हमारा फोकस है। और मालूम ही है 700 एडी से 1200 एडी के बीच हम बात कर रहे हैं, पर कुछ एक्सटेंड होगा तो भी बात कर लेंगे। नाउ लिसन केयरफुली। हम लोगों ने गुजरात राज्य के चालुक्य वंश यानी सोलंकी की बात पढ़ी थी, और सोलंकी में हमने देखा था कैसे जब भीम प्रथम राज कर रहा था तो महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। यहां हम पढ़े थे, पर इसी में आगे चलकर मूल राज द्वितीय नाम का राजा हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी की सेना को यानी गौरी को 2 बार पराजित भी किया। तो ध्यान में रखने की चीज है, भीम नाम है पर काम नहीं था। मूल राज जो है गौरी को 2 बार पराजित किया। अब आपका अगला है कश्मीर राज्य। अब हम कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर हमारा अगला जो सब टॉपिक हुआ वो है कश्मीर। कश्मीर में कौन कौन से राज्य आते हैं?
तो यहां पर 4 राज्यों का जिक्र आता है। हिंदू शाही, कारकोट आता है, ठीक है, फिर आपका आएगा, तो पहला देखते हैं एक हिंदू शाही। डायनेस्टी। दूसरा आता है कारकोट। तीसरा आएगा उत्पल, नाम सुना होगा आपने, उत्पल। और चौथा आएगा आपका जो है एक और याद रखना, फिर अगला जो है आपका जयपीड़ के नाम पर होगा। ये सब चीजें उत्पल होगा, और फिर उसके बाद फाइनली देखते हैं तो हम लाहौर की बात करेंगे। और फिर चौथा लोहार डायनेस्टी। हिंदुशाही डायनेस्टी, कारकोट, उत्पल और लोहार, ये 4 डायनेस्टी यहां पर हमने पढ़ा है, और यही क्रम भी है, क्रम भी यही होगा। तो ये 4 डायनेस्टी कश्मीर में। आपसे पूछेगा सवाल, इनमें से कौन सी डायनेस्टी कश्मीर में मध्यकाल में रूल नहीं किया? तो ये चारों किया ना, तो एक को हटा के वहां एक रॉन्ग होगा जिसको आपको छांटना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। 4 डायनेस्टी कश्मीर में डिफरेंट टाइम में रूल कर रहे हैं, मिडाइवल इंडियन के टाइम में। ये 4 इंपॉर्टेंट है, हिंदू शाही, कारकोट, उत्पल, लोहार, ठीक है ना। तो HKUL अगर डालेंगे तो याद हो जाएगा, अगर शॉर्ट में बना लें, ठीक है ना। ऐसे कर लीजिएगा, हिंकुल, हिंदू शाही, कारकोट, उत्पल और लोहार। तो हिंकुल, तो ये करेगा, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं कैसे सवाल के नजरिए से। तो सवाल का नजरिया जो बनता है, गौर फरमाएंगे, यहां से क्वेश्चन आते हैं, लेवल बढ़ने पर आएगा। सिंपल क्वेश्चन भी है और जनरल जो है वो तो है, ध्यान रखिए। We are talking about Kashmir. There are 4 dynasties running in Kashmir. Running was, ठीक है, पहला हिंदू शाही डायनेस्टी, कारकोट डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी, लोहार डायनेस्टी। HINKUL, हिंकुल, हिंकुल डाल देंगे तो बात बन गया। हिंदू शाही, कारकोट, उत्पल, लोहार, ये है। इस लोहार डायनेस्टी से आप लाहौर की बात ना करें, ठीक है, हो सकता है हो, पर कोई ऐसी बात नहीं है जिक्र इतिहास के पन्नों। हिंदू शाही, सबसे पहली बात करें हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश का संस्थापक ब्राह्मण मंत्री कल्लर था, 9वीं सदी। याद रखिएगा, वहां पर एक ब्राह्मण मंत्री था कल्लर। कल्लर ने हिंदू शाही वंश की स्थापना की। सोर्स क्या है कि कल्लर was the founder of Hindu Shahi dynasty? The source is the book Raj Tarangani that written by Kalhan in 1149 in the court of King Hers. King Hers, ये याद रखना है, हर्ष, श्री हर्ष भी उसको कहते हैं। अब आइए, द राजतरंगी कहता है कि कल्लर नाम के ब्राह्मण मंत्री ने हिंदू शाही वंश की स्थापना की, पहला पॉइंट। दूसरा, कौन सा सोर्स ऐसा कहता है? तो याद रखिएगा, राजतरंगी। राजतरंगिनी का क्या इंपॉर्टेंस है तो गौर से सुन लीजिए। 1149 AD में लिखी गई ये संस्कृत में पहली पुस्तक है इतिहास की यानी कोई ऐतिहासिक ग्रंथ, किंग्स क्रोनोलॉजी ऑर्डर, ऐतिहासिक ग्रंथ जो संस्कृत में लिखी गई एज ए फर्स्ट, सो इट इज कल्हन्स राजतरंगिनी, दैट इज हिस्ट्री बुक रिटेन इन संस्कृत बाय कल्हन, नेम राजतरंगिनी, राजाओं की तरंगिनी, तरंग धारा, राजाओं की धारा। इट इज ऑल अबाउट कश्मीर किंगडम्स, कश्मीर के बारे में जिक्र करता है।
राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया, ये याद रखना है। कल्हण किसके दरबार में था? तो श्रीहर्ष के दरबार में था और उसी के समय रहते हुए राजतरंगिणी लिखी। ठीक है, याद रखिए। अब आइए आगे। इस वंश का दूसरा राजा हुआ भीम, और भीम की पुत्री थी, ठीक है, दिद्दा। मैंने क्या कहा? हिंदू शाही वंश का एक राजा हुआ भीम, और भीम की बेटी पुत्री थी दिद्दा, और दिद्दा की शादी जो हुई किससे? लोहार वंश के सिंहराम से। लोहार वंश के सिंहराम से। Didda was daughter of Bhim of Hindu Shahi dynasty. She married with Shivram of Lohar वंश। लॉयन एल से शुरू होता है, ठीक है, सिंहराम, और लोहार वंश भी एल से शुरू हुआ, दिमाग में रखना है। अब आइए, दिद्दा कौन थी, समझ में आ गया? अब आइए, दिद्दा जो है देखते हैं। ठीक है, अब आइए, तो भीम की, सॉरी थोड़ा सा उसको ठीक से हम बता दें। हिंदू शाही वंश, संस्थापक कल्लर, ये एक ब्राह्मण मंत्री था। राजतरंगिणी के अनुसार इसने स्थापना की हिंदू शाही वंश की। अब हिंदू शाही वंश में अगला एक राजा हुआ भीम, और भीम की पुत्री की शादी लोहार वंश के शासक सिंहराम से हुई। भीम के पुत्री की शादी लोहार वंश के शासक शिवराम से हुई, सिंहराम। अब आप आते हैं, सिंहराम को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। सिंहराम को एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम दिद्दा। तो सिंहराम की पुत्री दिद्दा हुई, यह ध्यान में रखना है, याद रखना है। अब आइए, सिंहराम की पुत्री का नाम दिद्दा। अब सवाल है, दिद्दा की शादी किससे हुई? तो हिंदू शाही बेटी की शादी जो है हम देखते हैं लोहार वंश के सिंहराम से हुई, और सिंहराम की जो बेटी हुई दिद्दा, दिद्दा की शादी उत्पल वंश में क्षेमेंद्र गुप्त राजा से हुई। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, क्षेमेंद्र गुप्त राजा से हुई। अब आइए, दिद्दा को हम एक लेखिका के तौर पर भी देखते हैं, और रानी तो थी ही, और वो कई वर्षों तक शासन की। याद रखिएगा, क्षेमेंद्र के मरने के बाद याद रखिएगा, दिद्दा कहां की रानी थी? कश्मीर की। किस वंश की थी? तो आप क्या बोलेंगे? उत्पल वंश की थी। आप ऐसा ही बोलेंगे, उत्पल वंश की थी, ये ध्यान में रखना है। तो दिद्दा का ननिहाल कहां है अगर देखा जाए तो दिद्दा का ननिहाल हिंदू शाही वंश में है। दिद्दा का ससुराल कहां है? उत्पल वंश में है। खुद किस वंश की थी? लोहार वंश की थी। तो दिद्दा लोहार वंश की है, नानी का घर हिंदू शाही वंश है, और ससुराल उत्पल वंश है। इसका मतलब है ये तीनों वंश एट ए टाइम कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में रनिंग कर रहा है। बिल्कुल सही, रनिंग कर रहा है। तो ये तीनों रनिंग करेगा, और आखिरी जो होगा, ठीक है ना, ये कारकोट वंश, वो हम देखेंगे बाद में, फाउंडर करेगा दिद्दा का भतीजा। अब आइए, अगला जो पॉइंट बनता है समझिए, इसी वंश में याद रखिएगा, हिंदू शाही वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो हिंदू शाही वंश में एक राजा हुआ कल्लर, दूसरा हुआ भीम, तीसरा हुआ जयपाल। ये आपके लिए और अच्छा सवाल है। कल्लर को याद रखिए, फाउंडर है, और जयपाल को किस लिए याद करेंगे? ध्यान दें, हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल
महमूद गजनवी की सेना को कई बार पराजित कर चुका था, पर 1001 में महमूद गजनवी की सेना से पराजित हो गया और पराजित होने पर उसे इतना बुरा लगा कि वो खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। सेल्फ इमोलेशन, आत्मदाह कर लिया, जौहर कर लिया, ऐसे समझिए। तो क्या पुरुष जौहर करते थे? बिल्कुल, पुरुष राजा जयपाल ने जौहर किया, अग्नि में समर्पित किया अपने आप को, जिंदा, यानी अग्निदाह, यानी आत्मदाह, यानी सेल्फ एमोलेशन। ये याद रखिएगा। भारत का वह शासक कौन था जो महमूद गजनवी से हारने पर आत्मदाह कर लिया? जयपाल, हिंदू शाही वंश, कश्मीर का राजा। समझ में आई बात? याद रखिएगा। 1001 एडी। चलिए, हम इस डायनेस्टी को यहीं स्टॉप करते हैं, अब अगली डायनेस्टी में बात करते हैं। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्या हुई? दिद्दा। अब दिद्दा का सवाल बना। नेक्स्ट में आइए, कारकोट वंश। कारकोट वंश जो है 625 एडी से लेकर 885 एडी के बीच में शासन करता है। कारकोट, कारकोट का एक राजा हुआ जिसका नाम है दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन यही फाउंडर है। तो याद रखिएगा, दुर्लभ वर्धन का समय क्या है? 625 एडी से लेकर 632 एडी के बीच, यानी बहुत कम समय रूल किया। बिल्कुल सही, बहुत कम समय रूल किया। लेकिन समझने की बात यह है कि यही वो शख्स है जो अपने मित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को जब पता चलेगा कि हर्ष ने बौद्ध धर्म अपनाया है, तो इसके पास जो गौतम बुद्ध की एक निशानी, उनके दांत हैं, वह गिफ्ट के तौर पे हर्षवर्धन को भेंट किया, यानी गिफ्ट किया। दुर्लभ वर्धन ने दुर्लभ चीज अपने मित्र हर्ष को दिया। ठीक है, याद रखिए, दांत। अब आइए, अब बात होती है, दुर्लभ वर्धन का पुत्र हुआ दुर्लभक। दुर्लभ वर्धन का पुत्र दुर्लभक, और दुर्लभक जो है 632 से 682 के बीच 50 वर्ष शासन किया। 50 वर्ष शासन किया। इसके 3 पुत्रों का जिक्र है। ये 3 पुत्रों में एक का नाम चंद्रापीड़, जिसे वज्रादित्य की टाइटल मिली थी। चंद्रापीड़ को वज्रादित्य का उपाधि। दूसरा बेटा तारापीड़, और तारापीड़ को उदयादित्य, उदय मतलब सूरज, उदयादित्य की उपाधि मिली थी। यह बहुत ही क्रूर प्रकृति का शासक हुआ, बहुत ही क्रूर, जैसे उत्तर कोरिया का डिक्टेटर, ऐसे समझिए, क्रूर प्रवृत्ति का शासक। तीसरा था मुक्तिपीड़। मुक्तिपीड़ को कहते हैं ललितादित्य। ललितादित्य मुक्तिपीड़। तो ललितादित्य मुक्तिपीड़ जो है, वो जो अगला शासक बनेगा तारापीड़ के बाद, वो बहुत ही बेनवोलेंट, अच्छा शासक होगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा। तो ये 3 हुए। अब आइए, अब हम ये देखें कि ललितादित्य मुक्तिपीड़ जब शासक बनेगा, तो वह अपने समय में अपने भाई तारापीड़ के किए गए सभी कामों के प्रति जो लोगों में नफरत फैल गई थी, इतना निरंकुश शासक था, उसकी वजह से ललितादित्य ने अपनी पॉलिसीज बदल दी और लोगों के साथ बहुत घुल मिल गया, और इसने जो है बहुत ही अच्छा शासन किया। गोल्डन एरा भी माना जाता है, और यही वो शख्स है जिसने अपने राज्य को, वेस्टर्न बाउंड्री को बढ़ाते बढ़ाते अपना इन्फ्लुएंस, अपनी ताकत अपने अधीन सीरिया तक के शासक को ले आया, और वहां से नजराना इसके पास भेजा जाता था। यानी आप कह सकते हैं भूमध्य सागर के तटों तक इसका बोलबाला था, इसकी तूती बोलती थी, इसके अधीन शासक होते थे, नजराना भेंट करते थे। ये सिल्क रूट वगैरह सब एरिया जो है इसके कब्जे में था। ये पूरा अफगानिस्तान, ये ईरान का अच्छा खासा पार्ट, सीरिया तक पहुंच जाइए,
यानी डमास्कस तक। तो इसे कहा जाता है अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया। ललितादित्य मुक्तिपीड़ को क्या कहा जाता है? भारत का सिकंदर, जिसका वजूद भूमध्य सागर तक था और इतना बड़ा राज्य फैलाया। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह वही शख्स है जिसने जम्मू क्षेत्र में मारतंड मंदिर का निर्माण किया। मारतंड मंदिर, मारतंड का अर्थ सूर्य है, सन गॉड। मारतंड मंदिर का निर्माण किया, जिसे महमूद गौरी के आक्रमण में वह ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। आज भी यह खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है यह मंदिर, ये ध्यान में रखिएगा। मारतंड मंदिर का निर्माण जम्मू, ललितादित्य मुक्तिपीड़, ठीक है, जिसे गौरी ने ध्वस्त किया, लेकिन आज भी खंडहर के रूप में है, तो ये ध्यान रखिएगा। और गाना सुना है मतबिल मतबिल करके, वो हैदर मूवी का? उस गाने के बैकग्राउंड में जो एक स्ट्रक्चर है वही है मारतंड सूर्य मंदिर जम्मू, तो ये ध्यान रखना। चलिए, इसका राज कहां तक था? भूमध्य सागर तक, मेडिटेरियन सी तक इसका वजूद था, अधीनता थी। डायरेक्ट रूल में नहीं था। वहां के जो राजा लोग थे वो इसकी अधीनता कबूल करते हुए इनको नजराना भेजता, क्योंकि इसने जो है अपनी सेना से रौंद करके उसको अपने अधीन कर लिया था। ये मतलब है। किसे कहा जाता है भारत का सिकंदर? ललितादित्य मुक्तिपीड़ को, ये याद रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब आइए, ललितादित्य मुक्तिपीड़ का शासन का समय 724 से 760 लगभग देखा जाए तो कितना वर्ष हुआ? लगभग 34 वर्षों का शासन, 36 वर्षों का शासन इसने किया, तो याद रखिए। अब आइए, कन्नौज का जो नरेश था यशोधर्मन, उसको भी पराजित किया। कन्नौज नरेश यशोधर्मन को ललितादित्य मुक्ति ने पराजित किया और कहां तक आया? कन्नौज तक उसने अपनी तूती बजवाई। अब आइए, 733 में उसने एक दूत मंडल चीन भेजा। ललितादित्य मुक्तिपीड़ ने एक बिजनेस डेलीगेट्स, एक पॉलिटिकल डेलीगेट्स भी वो था, दूत मंडल, शिष्टमंडल या दूत मंडल कहां भेजा? चीन के राजा के दरबार में, ये याद रखिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द किंग ऑफ कश्मीर who sent a delegates in the court of Chinese king? Your answer will be ललितादित्य मुक्तिपीड़। अब आइए, चोल साम्राज्य का राजा कुलुंतोंग फर्स्ट ने भी 80 प्रतिनिधियों का एक मंडल डेलीगेट्स चीन के राजा के यहां भेजा था और ऐसा ही रिसीव किया। हर्षवर्धन ने भी चीन के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था, ये भी ध्यान में रखिएगा। कनिष्क के समय में भी दूत मंडल गया था। ये 4 ऐसे राजा हैं जो हम देखते हैं दूत मंडल भेजा है, ये ध्यान में रखिएगा। इन सब के बावजूद भी इसे समझ नहीं आता चाइना। अब आइए, अगला मैंने कहा अगला एक राजा हुआ चंद्रापीड़, जिसको हमने क्या कहा? विनयादित्य। तो चंद्रापीड़ जो है, विनयादित्य जो है, उसने जो है देखे तो 770 से 810 के आसपास तक राज किया और ये कारकोट वंश का अंतिम राजा है। पहला कौन? दुर्लभ वर्धन। किसके समय? हर्ष के समकालीन, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमने क्या कहा? आखिरी एक बता रहा हूं, चंद्रापीड़ मुक्तिदित्य यानी विनयादित्य। तो ये है, ये विद्वानों का आश्रयदाता था। नंबर्स ऑफ स्कॉलर्स लिव इन हिज कोर्ट। एग्जाम्पल क्षीर, उद्भट और दामोदर गुप्त। ये हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा तो सवाल आएगा पीसीएस, यूपीएस, नेट, पीजीटी में। क्षीर, ठीक है, उद्भट और दामोदर गुप्त नाम के ये 3 बड़े विद्वान किसके दरबार में रहते थे? तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा ना कि ये जयापीड़ विनयादित्य के दरबार में रहते थे, जो कारकोट वंश के आखिरी शासक थे। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अब बात करते हैं उत्पल वंश की। तो आपने देखा हिंदू शाही आप पढ़ चुके,
ठीक है, कारकोट वंश आप पढ़ लिए। नाउ वी हैव टू बी टॉक अबाउट उत्पल वंश। अब आइए उत्पल वंश का संदर्भ समझिए। ठीक है, अनंत वर्मन was considered founder of Utpal dynasty. अनंत वर्मन, his time was 833 to 855, 833 से 855, यही कोई 22 वर्ष का शासन अनंत वर्मन का रहा, जो उत्पल वंश का फाउंडर माना गया है, यानी संस्थापक। अब आइए, इसने अपने समय में कश्मीर के उस क्षेत्र में कृषि का काफी विकास किया। तो हु वॉज डेवलप एग्रीकल्चर्स इन कश्मीर? योर आंसर विल बी अनंत वर्मन। अब आइए, इसके समय में एक इंजीनियर था, अभियंता, जिसका नाम था सूढ़ा। सूढ़ा वॉज एन इंजीनियर हु नंबर्स ऑफ कैनाल कंस्ट्रक्टेड अंडर हिज डायरेक्शन। तो याद रखिएगा, अनंत वर्मन के समय उसका इंजीनियर सूढ़ा था, जिसके देखरेख में कई सिंचाई के नहरों का निर्माण हुआ। नंबर्स ऑफ इरिगेशनल कैनाल्स डेवलप्ड, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ऐसा एक है सोपारा। सोपारा एक नहर है, कश्मीर घाटी में है, जिसका निर्माण इसने किया। और भी चलिए आपसे पूछेगा कि सिंध प्रांत में नहरों का जाल किसने बिछाया है, किसने निर्माण किया? तो लॉर्ड इरविन के समय में। तभी पाकिस्तान को आज भी नहरों का देश कहते हैं। जब पूछेगा, ठीक है, विजयनगर का वह राजा जिसने कई सिंचाई के नहरों का निर्माण किया, तो क्या कहेगा? देवराय द्वितीय उर्फ गजबेटकर। वह चोल राजा जिसने सिंचाई के नहरों का निर्माण किया प्राचीन काल में, तो क्या बोलेगा? करैकाल। करैकाल याद रखिएगा। तो देखा बेटा सिंचाई के ऊपर। अब आइए, वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने काफी सिंचाई के नहरों का विकास किया, तो क्या बोलेगा? फिरोज शाह तुगलक। तो देखा आपने, जब नहर की बात आती है तो हमारे इतिहास में 5-7 सवाल अच्छे हैं। इरविन अनंत वर्मन कश्मीर में, इरविन सिंध में, कावेरी नदी पर डेल्टा का निर्माण चोल राजा करैकाल ने। आपके सारे सामने में है सवाल, मैच करना सीखिए कि इरिगेशन पर है तो कहां कहां हम जाएंगे। और दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक ने ये सब इरिगेशन का निर्माण किया, और विजयनगर में देवराय सेकंड ने किया। गजबेटकर, हाथियों का शिकार करने वाला। जैसे साउथ इंडिया की मलयालम मूवी एक है, ठीक है, क्या? पुल्ली मुरुगन। पुल्ली मुरुगन मतलब बाघ का शिकारी। आपके टीवी पर फिल्म भी आता होगा, हिंदी में डब होके, शेर का शिकार, शेर का शिकारी, पुल्ली मुरुगन। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, देख लीजिएगा। तो ये कौन है, किसका? गजबेटकर, हाथियों का शिकार। अब आइए, अब उत्पल वंश में एक राजा होता है जिसका नाम है क्षेमेंद्र गुप्त। मैंने क्या कहा? क्षेमेंद्र गुप्त। और क्षेमेंद्र गुप्त 950 से 958 तक शासन किया। 950 से 958, मात्र 8 वर्ष का शासन रहा। इसी की शादी, ठीक है, लोहार वंश के दिद्दा से हुई, और दिद्दा जो है अब रानी बनी, पावर ऑफ अटर्नी, वही डिक्लेयर्ड हो गई रानी। तो लड़की है तो रानी है, नहीं तो राजा कहेंगे। तो अपने पति राजा क्षेमेंद्र के मृत्यु के बाद रानी दिद्दा शासिका बनी, तो रानी दिद्दा। दिद्दा किस वंश से थी बेटा? लोहार वंश की पुत्री थी, हिंदू शाही वंश की नतनी थी, और उत्पल वंश में ब्याही गई थी। उत्पल वंश की शासिका बनी पति क्षेमेंद्र के मरने के बाद। और याद रहे, 958 एडी से लेकर 1003 ईस्वी तक शासिका बनी रही। और बहुत, अब जरा सोचिए कितने साल, 41 ईयर्स रूल की। 41
43 नहीं, 43 43 ईयर्स रूल की, यानी 43 ईयर्स इसकी रूलिंग है, सशक्त है, याद रखिएगा। और दिद्दा जो है 958 से 1003 यानी 43 वर्ष की शासिका रही। और याद रखिएगा ये दिद्दा जो है समय के साथ देखेंगे तो दिद्दा से अलग हो जाएगा दिद्दा का भतीजा जिसका नाम होगा संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह अलग होकर के लोहार वंश की शाखा को अलग कर लेगा, क्योंकि ये उत्पल वंश में आ गई थी, लोहार वंश की थी, उत्पल वंश की आ गई थी, और वहां पे लोहार वंश अलग हो गया था। तो ये चीज़ है, तो ये ध्यान में रखना है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो समझिए। अब हम बात करते हैं लोहार वंश के संदर्भ में, ठीक है। तो चलिए, पहले तो ये तो आप जान गए दिद्दा कौन थी। अब आइए गौर से समझिएगा। लोहार वंश की स्थापना संग्राम सिंह ने की थी। मैंने क्या कहा? लोहार वंश की स्थापना संग्राम सिंह ने की थी, जो लगभग 1003 से 1055 चला। अब संग्राम सिंह जो है, को ध्यान से देखें, इसकी जो पत्नी थी रानी सूर्यमती, ठीक है, प्रशासन में सहभागी थी। मैंने क्या कहा? लोहार वंश का राजा संग्राम सिंह की पत्नी, जिनका नाम जो था रानी सूर्यमती, वो शासन में भागीदार होती थी। जरा गौर फरमाइए, मुगल काल में जहांगीर की पत्नी नूरजहां शासन में भागीदार थी। याद रखिएगा, शासन में भागीदार थी, पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी पार्टिसिपेंट है। तो ये लॉजिकली इस चीज को समझना है। अब आइए, इसी लोहार वंश में अगला एक राजा हुआ हर्ष। हर्ष के दरबार में कल्हन नामक ब्राह्मण रहता था, ठीक है, याद रखिएगा। और हर्ष के हत्या हो गई थी समय के साथ, राजतरंगिणी ऐसा कहता है। फिर देखते हैं इसी समय अगला एक राजा हुआ जय सिंह। और जय सिंह 1128 से 1155 ईस्वी तक रूल किया। मैंने क्या कहा? लोहार वंश का एक राजा हुआ, कौन? संग्राम सिंह। एक हमने कहा हर्ष, और हर्ष के दरबार में ही रहना शुरू किया था कौन? राजतरंगिणी का लेखक कल्हन। और फिर अंतिम राजा जो हुआ लोहार वंश का, जिसका नाम था क्या? जय सिंह। और जय सिंह ने 1128 से 1155 रूल किया, ठीक है। और इसके रूलिंग टाइम में हम देखते हैं 1334 में, ठीक है, कश्मीर तुर्कों के मतलब आधिपत्य में आना शुरू हो गया। तुर्क यानी तुर्क इस्लाम, अक्सर हमला होता था, आधिपत्य में आना शुरू हो गया। जय सिंह के शासन काल में लिखी गई थी कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी 1149 में। किसके दरबार में था? हर्ष के दरबार में कल्हन। उसके बाद किसका दरबारी रहा? जय सिंह का। किसके समय में, किसके दरबार में रहते हुए राजतरंगिणी लिखी? जय सिंह के दरबार में रहते हुए। चलिए, अब राजतरंगिणी में हम देखें जरा तो कितने श्लोक हैं और कितने चैप्टर्स हैं। तो याद रखिएगा, राजतरंगिणी में चैप्टर को तरंग कहा गया है। तरंग यानी धारा, ठीक है। तो इसमें 8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं बेटा? 8 तरंग, 8 स्ट्रीम, 8 धारा। कुल मिला के कितने श्लोक हैं? 8,000 श्लोक हैं। हाउ मेनी हाइम्स? तो 8,000। यानी ये पुस्तक किस शैली में लिखी गई है? काव्य शैली में लिखी गई है, ठीक है ना। तो काव्य शैली यानी पद में लिखी गई है, श्लोक शैली में लिखी गई है, ऐसे ध्यान में रखिएगा। पोएट्री वर्स में लिखी गई है। याद रखिए 8,000 श्लोक हैं। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस तरह से ध्यान रखिए। अब आइए, यहीं पर एक शासिका होती है, कश्मीर में एक शासिका होती है कोटा। क्या कहा मैंने? कोटा। कोटा भी कई वर्षों तक शासन की। कुल मिला के दिद्दा और कोटा 2 ऐसी महिला होती है जो प्रत्यक्ष रूप से शासिका बनती है कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में। दिद्दा और कोटा द विमेन एम्पावरमेंट की सिंबलाइज हो गई है कश्मीर हिस्ट्री नहीं, इंडिया के हिस्ट्री में।
यही वजह है कि आज भी दिद्दा और कोटा को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के विधानसभा में दो अलग से एक्स्ट्रा एडिशनल विमेन्स के एमएलए की सीट नॉमिनेट की जाती है वहां के गवर्नर के द्वारा। अब तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे, पर पहले के हिसाब से गवर्नर के द्वारा 87 पे इलेक्शन होता था और दो फीमेल नॉमिनेट होती थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कश्मीर कैबिनेट बाय द कश्मीर गवर्नर। दो, ये एक्सेप्शन है, तो ध्यान में रखिएगा। अब भी होगा क्योंकि इसे नहीं हटाया गया है और सीट अभी तो बहुत बढ़ गई है, तो देखिए, तो ये ध्यान रखना है। दिद्दा और कोटा दो रानी कहाँ के थे, याद रखिए, कश्मीर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। बाकी जो कश्मीर के इतिहास को देखेंगे तो आगे चल करके हम एक ही बात बताएंगे, उसको सुनिए। जब मुगल साम्राज्य भारत पर शासन कर रहा था और अकबर का शासन था 1556 से 1605 का समय, उस वक्त कश्मीर में, उससे ठीक थोड़ा सा पहले कश्मीर में शासन कर रहा था एक राजा। जो मुस्लिम शासन तो आ गया था, 12वीं सदी में हमला शुरू हुआ और 13th सेंचुरी में मुस्लिम्स जो है कश्मीर में बैठ गए थे, बहुत सारे एरिया। ये ध्यान में रखने की चीज़ है, तो ध्यान में रखना है। लेकिन समय के साथ जब महाराजा रंजीत सिंह, याद रखिएगा, जब समय के साथ महाराजा रंजीत सिंह जो है पूरे पंजाब राज्य को एक करेंगे तो कश्मीर को भी जीत के अपने पंजाब राज्य का हिस्सा बनाएंगे। कश्मीर को भी जीत के कश्मीर उनके पास होगा। लेकिन उनको ब्रिटिश इंडिया से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हारने पर, ठीक है, एक संधि करनी पड़ेगी 1809 में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और आगे चल करके और संधियां होगी पंजाब का। तो पंजाब के राजा दलीप सिंह क्या करेंगे कि अब जो कश्मीर वाला पार्ट है उसको सेल आउट करेंगे और खरीदने वाला होगा कौन, डोगरा राजा गुलाब सिंह। डोगरा जम्मू क्षेत्र के डोगरी प्रदेश का नाम है। तो डोगरा राजा गुलाब सिंह जो है कश्मीर को पंजाब के राजा से खरीदेगा 50 लाख रुपए के आसपास, और अब कश्मीर जो है डोगरा राजा के अधीन आएगा और डोगरा राजा वहां राज करेगा। वहां पर भी एक कैपिटल बना देगा और एक अपना डोगरा प्रदेश। ये डोगरा राजा हिंदू है और उन्हीं के वंशज हुए आखिरी तौर पर हरि सिंह। और हरि सिंह जो है वह देखा जाए तो आखिरी राजा हुए कश्मीर के, भारत के आजादी और विभाजन के समय तक, याद रखिएगा। अब हरि सिंह ने क्लियर कहा था कि भारत की सेना अगर आ गई हमारे राज्य को बचाने के लिए तो मुझे जगा देना, ठीक है, लेकिन उसके आने से पहले, मेरे महल में आने से पहले एग्रीमेंट साइन होना था ताकि हम उसको बचा सके। आने से पहले अगर पाकिस्तान वाली जिहादियों की फौज आ गई और उसने अगर महल में घुस गया तो उससे पहले मुझे गोली मार देना। यह हकीकत है, ये मैं नहीं कहता। हरि सिंह के जीवित पुत्र डॉक्टर कर्ण सिंह ने अपनी किताब में ये सब बात लिखी है। और डॉक्टर कर्ण सिंह कांग्रेस के बहुत गद्दावर नेता रहे, कश्मीर के गवर्नर कई साल रहे, याद रखिए, केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े पद, अभी बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, 90 प्लस के होंगे, तो आज भी हैं। तो तब वो 10, 12, 15 साल के थे, ऐसा माना जाता है कर्ण सिंह। तो उनको याद है अपने पिताजी की वो बातें सब वो लिखे थे किताब, याद रखिए। हम बात कर रहे हैं उसी कश्मीर से जब मुगल शासन कर रहा था, तो 1470 से 1520 के बीच 50 वर्षों का शासन किया था कश्मीर का एक मुस्लिम राजा जिसका नाम था जैन उल अबैदीन। जैन उल अबैदीन ये हमारे मुस्लिम शासक थे, पर बहुत ही पंथ निरपेक्ष थे, शासक थे, राजधर्म को जानते थे। तो उन्होंने देखे तो उससे ठीक पहले उसका भाई जैनुल अबैदीन का भाई हुमायूं शाह शासन करता था और बहुत कष्ट में आवाम को रखता था, बहुत प्रताड़ना
हिंदुओं को खासकर देता था, जो भी हिंदू बौद्ध वगैरह को देता था। हुमायूं के मरने के बाद इसका भाई जैनुल अबेदीन 1470 से 1520 शासन किया और उसने अपने भाई के तमाम नीतियों को बदलकर कश्मीर को आगे ले जाने की बात की। कागज बनाने की कला शमरकंद उज्बेकिस्तान से लोगों को सीख कर आने के लिए कहा और कागज का निर्माण शुरू हुआ। डल झील का उद्धार हुआ, कई पुलों का निर्माण हुआ, बहुत सारे खेती बाड़ी को, नहर को बनाया, बहुत डेवलप हुआ। उसके समय के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक महिला संतनी थी जिसे मुस्लिम लोग लल्ला कहते और हिंदू लोग उसे लल्लेश्वरी कहते ये मुसलमान है तो ये कहते हिंदू है, लल्ला लल्लेश्वरी। और ये जिस तरह से मीरा भक्त हुई, जिस तरह से साउथ इंडिया में अंडाला अलवार भक्तनी हुई, ठीक है, उसी तरीके से कश्मीर की ये लल्लेश्वरी या लल्ला कहिए, ऐसी भक्त संतनी थी और उसे कश्मीर की मीरा कहा गया है, जो जैनुल अबेदीन के समकालीन थी। तो ये भक्ति में जो पढ़ाते हैं तो ये आता है, तो ये ध्यान में रखिए। तो कश्मीर को ये देखा। अब अकबर के समय में कश्मीर का राजा है यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक जो है मुस्लिम राजा है और कश्मीर की विजय 1586 में 1586 में मान सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई और कश्मीर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया, ये याद रखिए। तो कश्मीर का राजा कौन था अकबर का समकालीन? यूसुफ शाह चक। कश्मीर विजय कब हुई? 1586। किसके नेतृत्व में हुआ? मान सिंह के नेतृत्व में। ये ध्यान रखिए। चलिए, अब कुल मिलाकर के ये तो आप समझ गए कश्मीर के बारे में। अब हमें बात को असम की ओर लेके जाना है। कश्मीर क्लियर, असम की बात। चलिए आगे करते हैं। कश्मीर के बाद असम। असम के संदर्भ में आइए, असम पर क्या सवाल बनेंगे, वो छोटे नहीं 3-4 सवाल होंगे। असम, असम को उस समय में कामरूप कहते थे और सामान्यतः इसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थी। तो असम इक्वल टू कामरूप। आपको कामरूप ऐसे लिख दे या डबल ओ कर दे, कोई हर्ज नहीं। कामरूप कैपिटल प्राग ज्योतिषपुर। तो प्राग ज्योतिषपुर राजधानी थी, ये याद रखिएगा। पूरे प्राचीन काल में और फर्स्ट हाफ ऑफ द मिडाइवल असम का नाम कामरूप है और इसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर है, ज्योतिष विद्या का केंद्र। प्राग ज्योतिषपुर ज्योतिष विद्या का केंद्र है, यह आप ना भूलें, यानी तांत्रिक विद्या का केंद्र है। यहां पर जादू टोने तंत्र मंत्र ये सब काफी थे, तो याद रखिएगा। कामाख्या मंदिर आज भी उसके लिए प्रसिद्ध है। तो जादू टोने का केंद्र यानी तंत्र विद्या का केंद्र कामरूप का कामाख्या मंदिर आज भी है, तो ये ध्यान रखना है। अब आइए जो मैं बात कर रहा हूं, तो कामरूप यानी असम का देखें तो यहां पर एक वंश हुआ, कौन? वर्मन वंश। कौन सा वंश? वर्मन। फिर एक होगा अहोम वंश। ठीक है, हमें वर्मन पर ध्यान देना है, वर्मन और अहोम ध्यान दीजिए। असम यानी कि कामरूप, राजधानी प्राग ज्योतिषपुर,
वर्मन वंश और अहोम वंश यहां शासन किया। अब हम देखते हैं वर्मन वंश का फाउंडर कौन। तो कुशल वर्मन, कुशल वर्मन कंसीडर फाउंडर ऑफ वर्मन डायनेस्टी इन कामरूप यानी असम। अब आइए उसके बाद देखते हैं एक राजा हुआ भास्कर वर्मन, एंड भास्कर वर्मन ऑफ द कामरूप किंग दैट वाज कंटेम्पररी सॉरी दैट वाज काउंटर पार्ट ऑफ कन्नौज किंग हर्षवर्धन। और इसी भास्कर वर्मन के भी दरबार में हवेनसांग गया था। भास्कर मतलब है सूर्य, ये ध्यान में रखिएगा। तो भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन समकालीन है और समकक्ष बराबर के ओहदे का है। अब यहां पर एक आता है अहोम जनजाति का। तो याद रखिएगा अहोम, यहां में दो ही था, भास्कर और कुशल वर्मन। यहां पे अहोम है, अहोम जनजाति है, अहोम एक ट्राइब्स है। अहोम ट्राइब्स कहां रहते थे? तो रिमेंबर ये चाइना के साउथ वाले पार्ट में, जो म्यांमार का ऊपरी हिस्सा है, टॉप ऑफ द एरिया ऑफ म्यांमार के बॉर्डर के पास चीन में रहते थे। आप इसे कह सकते हैं क्या? यून्नान प्रोविंस। रिमेंबर यून्नान, YUNNAN, यून्नान, जहां पर यून्नान का पठार भी है, प्लेटो ऑफ यून्नान, पूछेगा ज्योग्राफी में। चीन के दक्षिण में यून्नान प्रांत में रहने वाले आदिवासी अहोम जो थे, समय के साथ म्यांमार में एंट्री लिए, म्यांमार में रहे, और 500-600 वर्षों के दरमियान ये अहोम भारत के असम तक अपनी पहुंच बनाए और असम के ब्रह्मपुत्रा के मैदान में अपने को स्थापित किया और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ युद्ध आदि भी किए और अपनी जीत हासिल करके सत्ता के रूप में आए, और समय के साथ ये घुल मिल करके भारतीयता के रंग में रंग गए। जो एग्रेसिव सोसाइटी थी बहुत ही काम एंड कूल हो गए, लेकिन अपनी शक्ति को नहीं खोए। याद रखना है, भारत में जो भी आता है भारत जैसा हो जाता है, ये रियलिटी है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है।
व्हाट्सएप नंबर दिया है। हाँ बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लिसन किया तो अहोम वंश चीन के दक्षिण प्रांत पर रहने वाला, म्यांमार आया और फिर पूरब की ओर एंट्री लेके, यानी दक्षिण आया म्यांमार और फिर पूरब की ओर, वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर एंट्री लेकर के कहाँ पहुंच गया, यू कैन अंडरस्टैंड, असम तक पहुंचा और भारतीयता के रंग में रंग गया, पर अपनी मजबूती, अपने स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ा, ये ध्यान रखिए। तो ऐसे एक अहोम हुए, ठीक है। अब आइए, अहोम में एक राजा हुआ रुद्र सिंह, जो 12th सेंचुरी के आसपास शासन कर रहा है, रुद्र सिंह। और रुद्र सिंह जो है का देखते हैं हम, इसका इतिहास अहोमों का बहुत अच्छा है। आपसे भारत में जब एक सवाल करता है इनमें से कौन कौन से ट्राइबल किंग हुए, तो ट्राइबल किंग में अहोम राज बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंड राज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइबल में, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अहोम और गोंड राज ट्राइबल किंगडम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आइए, तो रुद्र सिंह हुआ, अहोम कभी नहीं झुके, और कब से नहीं झुके वो भी समझा दूं। कामरूप के बॉर्डर तक अशोक का शासन था, पर कामरूप पर नहीं था। अशोक भी असम को नहीं जीत पाया, ये ध्यान में रखिएगा, या यूं कहे ध्यान ही नहीं दिया, ये याद रखना। तो हमेशा ये अलग थलग रहा। बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का ही गौरी का एक गुलाम का बेटा था, पर गुलाम नहीं था, वो बख्तियार खिलजी बिहार, बंगाल, झारखंड जीता, पर असम में 4-4 बार हारा राजा तीरथ सिंह से। अहोमों का राजा तीरथ सिंह से बार बार हारा, ये ध्यान रखिए। पॉइंट क्लियर? चलिए अब आइए अगले पॉइंट। तो असम में अहोम राज था, और आपने देखा कि रुद्र सिंह इसका फाउंडर के रूप में देखते हैं, और औरंगजेब के समय तक ब्रिटिश राज ने ही जाकर के वहां पर स्थिति गुजरी, वरना ब्रिटिश राज से पहले तक उसको कोई हरा नहीं पाया। तो ये चीज अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, अहोम राज्य का जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो अहोम के राज्य के इतिहास को लिखता है, यानी असम का जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसे क्या कहते हैं? द हिस्टोरिकल रेफरेंस बुक अबाउट असम्स, अबाउट कामरूप, द हिस्टोरिकल डाटा, द हायरार्की ऑफ किंग्स, दैट्स बुक्स इज कंसिडर व्हाट? बुरंजी। बुरंजी क्या है? एक किताब का नाम है, जिसमें असम के राज्य की कहानी है, असम के राजाओं का कहानी है। कश्मीर के राज्य की कहानी को क्या कहते हैं? राज तरंगिणी। असम के राज्य की कहानी को क्या कहते हैं? बुरंजी, इन असमी लैंग्वेज। ये ध्यान में रखना है। चलिए अब बात को हम आगे बढ़ाएं। अब अगला जो कड़ी है उस पर ध्यान दीजिए। नेपाल की तरफ चलते हैं। नेपाल की बात करते हैं। नेपाल के जो राजा हुए, गोपाल वंश हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। लिच्छवी वंश हुआ, ये 2 वंशों का है, और कर्नाट वंश। गोपाल वंश, लिच्छवी वंश और वंश मिथिला। ये 3 डायनेस्टी हम नेपाल में देखते हैं, गोपाल वंश, लिच्छवी वंश और कर्नाट वंश। कर्नाट वंश एक्चुअली मिथिला का था, जो आज दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, और कर्नाट वंश के राजाओं ने नेपाल को अपने कब्जे में रखा था। ये ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए।
और गोरखा वंश तो है ही, गोरखा तो समझते ही होंगे, बाद में गोरखा एक आएगा। गोरखा वंश लेटर। चलिए बात करते हैं, ज्यादा यहां पर नहीं है, थोड़ा सा हमें समझना है। नेपाल के राजवंशों में गोपाल वंश होता है, एक लिच्छवी वंश भी है, और नरेंद्र देव को, ठीक है, हम देखते हैं, का बेटा आदित्य सेन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या, गोपाल वंश के संदर्भ में, तो समझ गए। उसके बाद हमने बात की किसकी, तो गोपाल वंश की, गोपाल वंश के बाद लिच्छवी की। लिच्छवी पे हमें ध्यान देना है। लिच्छवी में नरेंद्र देव नाम का एक राजा हुआ, हमें हाईलाइट नहीं करनी है। नरेंद्र देव का बेटा हुआ आदित्य सेन, हाईलाइट नहीं करनी है। आदित्य का बेटा हुआ जयदेव, ठीक है। जयदेव की शादी हर्षवर्धन की बेटी से, जयदेव की शादी हर्षवर्धन की बेटी से। अब जरा गौर फरमाइए, हर्षवर्धन हम लोग पढ़ चुके हैं, और हर्षवर्धन की जितनी भी बेटी रही हो कोई इशू नहीं, पर उसकी दो बेटी का जिक्र हो गया। हर्षवर्धन की एक बेटी की शादी गुजरात के मैत्रक वंश के राजकुमार के साथ, ठीक है ना, मैत्रक वंश के राजकुमार के साथ, और जिसे हर्षवर्धन ने पराजित किया, इसके बावजूद भी अपना दामाद बनाया। और दूसरी बेटी की शादी नेपाल के लिच्छवी वंश के जयदेव के साथ। यही तो ध्यान में रखना है। तो हर्ष का दो जगह उसकी बेटी का वैवाहिक संबंध, एक नेपाल और एक गुजरात की तरफ होता है। अब आइए, तो याद रखना है, हर्षवर्धन की पुत्री की शादी नेपाल के लिच्छवी राजा जयदेव के साथ हुई थी, और हम देखते हैं 150 वर्षों तक तिब्बत के शासन में रहा। कहने का मतलब है नेपाल 150 वर्षों तक किसके शासन में रहा, तिब्बत के शासन में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से चीन की महत्वाकांक्षाएं फिर से बलवती हो रही है कि जो हम थे, तो इतिहास में ऐसे थोड़े होता है कि जो हम थे। एक तो देखिए, जो कुछ सुन्नी मुसलमान है, कुछ की मैं बात कर रहा हूं, जो ये ख्वाब पाल लिए कि जो मेरा समय था, ठीक है, हारून रशीद के समय में, कि भूमध्य सागर से लेकर बल्ख तक हमारी तूती बोलती थी, गजवाए हिंद के चक्कर में पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके रख दिए, ठीक है। तो वो चल रहा है, उनका सपना है मिस्र वगैरह अरब उरब जितना है सब जीत लें, एक राज्य बना लें, गजवाए हिंद कर लें। और एक चाइना है जो गजवाए हिंद से भी बड़ा हिसाब किताब लेके चल रहा है, ये बोलता नहीं है पर अपने हिसाब से काम करता है। देखिए कितने राज्यों को जीत लिया, अलग अलग पड़ोसी राज्यों को, तिब्बत को समाप्त कर दिया नहीं, और हमारा कुछ एरिया कब्जे में रखे हुआ है। इतना ही नहीं, तिब्बत जब रूल कर रही थी नेपाल पे 150 वर्ष, तो कल तो ये भी बोलेगा कि चूंकि तिब्बत हमारा था और तिब्बत जो है रूल किया नेपाल पर, तो अब नेपाल भी हमारा होगा। ये हिटलर वाली सोच है। जहां जहां आर्यंस हैं वो जर्मनी है, आना पड़ेगा, जर्मनी में मिलना पड़ेगा, वही चीज़ है। तो ये कोई बात है? तब तो कल ये भी हम बोलेंगे जहां जहां हिंदू हैं वो हिंदुस्तान है। तो यूएई में 14 लाख सबसे ज्यादा हम ही हैं, यूएई को कब्जे में ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा इंडियन है, और ऑस्ट्रेलिया खुद अल्पसंख्यक होता जा रहा है, माइनॉरिटी, और बाहरी वाले तो हम लोग ले लेते हैं, बांट लेते हैं। कमाल है, ऐसा थोड़े चलता है। तो ये तो गलत है ना। तो ये जो मायने हैं, तो कुल मिलाकर के जो हमने बात फरमाया वो ये कि ये ध्यान में रखना है, नेपाल 150 वर्ष तक तिब्बत के अधीन भी रहा। नेपाली संवत भी चलाया जाता है, पर हमें कोई लेना देना नहीं है। 889 की देखिए, संवत से देखें तो नेपाल में जो है अपना एक नेपाली संवत चलता है 889 से। अब भाई हम बात करते हैं बिहार का जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, वो पहले बहुत बड़ा था, उसी से निकल के समस्तीपुर, उसी से निकल करके क्या कहते हैं वो, सहरसा, सुपौल, मधुबनी बना है। तो दरभंगा के, मधुबनी के ये सब एरिया है जो उत्तर बिहार का पार्ट है, जिसका बॉर्डर देखते हैं मधुबनी का नेपाल से लगता भी है। तो दरभंगा में एक वंश हुआ कनाट वंश। कनाट, यहाँ पे कनाट प्लेस है ना, वो कर्नाट हो जाता है।
तो कनाट वंश के राजा जो नान्य देव थे वो मिथिला के राजा कहलाते। मिथिला नरेश नान्य देव। नान्य देव डायनेस्टी इज कनाट एंड किंग ऑफ मिथिला रीजन। तो मिथिला नरेश कहिए। मिथिला नरेश याद है, राजा विदेह को भी कहा जाता था, राजा जनक को भी कहा जाता था। आइए, तो मिथिला नरेश नान्य देव जो थे, जो कनाट वंश के थे, इन्होंने नेपाल की, ठीक है, तीनों राजधानी पर अधिकार कर लिया। नेपाल में अलग अलग राज्य थे, तीनों राज्य को निगल लिया, और एक का पाटन, दूसरे का काठमांडू, तीसरे का भाटगांव। भाटगांव था एक, पाटन था, और एक था काठमांडू। तीनों राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया नान्य देव ने, मिथिला के राजा ने। आज यही मिथिला क्षेत्र में बार बार जो है सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं जनाब नेपाल के लोग। चलिए, कहीं फिर ऐसा ना हो जाए, ठीक है, कि नान्य देव फिर पैदा ना हो जाए। चलिए, कालांतर में हम देखते हैं अरिमल ने, ठीक है, मल्ल वंश की स्थापना की, जो 13वीं शताब्दी तक चला। मल्ल वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी के आसपास तक चलता है, और वो भी नेपाल में शासन किया। अब है उड़ीसा के बारे में, तो वो मध्यकाल में जब पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो मैं राजपूत एरा की कहानी को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। किसको? राजपूत एरा की कहानी यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, लेकिन 3 इंट्रोडक्शन देते हुए जो आगे हम लोग देखेंगे। एक है बेटा नाम तो आपने सुना होगा, जब आप कहते हैं, या मैं लिखूं पहला नाम तब ये आए तो अच्छा है। मेवाड़। मेवाड़ का अर्थ हुआ उदयपुर। कैपिटल समय समय पर बदलती रही, चित्तौड़ भी रहा, खुद उदयपुर भी कैपिटल रहा। यहां के जो राजपूत हुए क्या कहलाते हैं? सिसोदिया वंश, ठीक है। अब यहां जो सेकंड है मेवाड़ का, यहां पे है मारवाड़। मारवाड़ का अर्थ सीधा है आज के जोधपुर से, और यहां पे जो राज्य है राठौर। वंश। फिर आपका ये आता है आमेर, और आमेर का अर्थ है जयपुर से। ढूढ़ान प्रदेश, इसे ढूढ़ान प्रदेश भी कहा गया है ओल्ड में। और आमेर से आता है कछवाहा वंश। ये ध्यान रखें, ठीक है, याद रखना है। अब हम ये देखें कि यहां पर वीरों की एक गाथा चलती है,
जिसमें आप देखते हैं राणा उदा, हमीर देव, ठीक है, हुमान देव, फिर इसी तरह से आगे देखेंगे जो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई होगी, जो पद्मावत पिक्चर देखे हैं, आपको भी पता है, चित्तौड़ के राजा, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे सब इसी में, महाराणा प्रताप वगैरह सब इसी में आ जाएंगे। राणा सांगा, उसी तरह से प्रताप, और डैश ढेर सारे हैं। अब इसी में आप देखिएगा दुर्गा सिंह, राठौर सिंह, इन सब में जय सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गा, सो मैनी होंगे, ठीक है, मोटा राजा। और इसी तरह से यहां पर भी जो होगा बिहारी मल, सो कॉल्ड भारमल, ऐसे यहां पर आ जाएगा उसका भगवान दास, मान सिंह, जय सिंह, सवाई माधो सिंह, ऐसे सो ऑन हो जाए, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये आगे चल करके हम लोग मुगल के समय में पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि समय बहुत आगे है, तो ये मुगल के समय का है, ठीक है। चलिए, ओके, इसको मिटा देते हैं, इसकी उतनी जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने आपको बताई थी। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अब विजयनगर एम्पायर के ऊपर, बात सारी बात विजयनगर एम्पायर। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
चलिए बेटा, बात को आगे बढ़ाएं और हम लोग विजयनगर पर आ जाएं। विजयनगर का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे तो अच्छा होगा। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में एक है विजयनगर एंड चोला एम्पायर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, हैज बीन डिस्कस्ड, ये बेटा हो चुका है, तो इस पे हम तो बात करेंगे नहीं। तो याद रखना है साउथ इंडिया में, मिडेवल इंडिया में हमें दो पर फोकस करना है, एक विजयनगर एम्पायर और एक चोला एम्पायर। चोला एम्पायर इन द बिगिनिंग में इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ाया जा चुका है, वो वीडियो आपके पास अवेलेबल है। जो हमारे नए बच्चे एडमिशन लिए हैं वो वीडियो है, आप जाइए सर्च करिएगा, मिल जाए। इनिशियल होगा 21 अप्रैल से ये 25 अप्रैल के बीच में होगा, देख लीजिएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। ना मिले हमें मैसेज करिएगा, हम ढूंढ के फिर से अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चोला को तो हम यहाँ से हटा दें, ये अंडरस्टैंडिंग रखना है कि चोला कंप्लीटेड है और वेलली कंप्लीटेड है। तो हम लोग बात करें अब विजयनगर एम्पायर। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, इसका अर्थ है विजयनगर साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं, फाउंडेड इन 1336 AD by as founded हरिहर and Bukka brothers, who were son of Sangam, son of Sangam। याद रखिएगा Sangam was Yadav Vanshi and feudal of Hoysala kingdom। याद रखिएगा, मैंने ये कहा बेटा कि दक्षिण भारत में विजयनगर एम्पायर था। विजयनगर एम्पायर की स्थापना फाउंडेड इन 1386 AD 1336 AD बाय एज ए फाउंडर हरिहर एंड बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, दोनों ने मिलकर के इस वंश की स्थापना की, सॉरी नॉट वंश, इस राज्य की स्थापना की, विजयनगर राज्य की, जो साम्राज्य बना। और ये दोनों भाई थे। अब सवाल है ये किसके पुत्र थे? तो ये संगम नाम के व्यक्ति के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? संगम नाम के व्यक्ति के पुत्र थे। ये संगम कौन था? ये संगम जो है यादव कुल से रिलेटेड था। और ये क्या करता था? तो ये होयसल राजा के यहाँ एक फ्यूडल सामंत था। सामंत यानी उसके यहाँ एक नाइट की पदवी समझ लीजिए था, यानी उसका एक ऑफिसर था। तो संगम नाम का एक व्यक्ति जो होयसल वंश के यहाँ राजा के यहाँ सामंत था, उसका नाम संगम था और यादव कुल से रिलेटेड था। उसी के दो, वैसे तो 5 पुत्र थे संगम के, ठीक है, 5 पुत्र का नाम भी बड़ा अच्छा है, हरिहर, बुक्का, मड़प्पा, मुदप्पा और ऐसे करियप्पा करके है। तो 5 पुत्र थे जिसमें 2 पॉलिटिकली बहुत ही हाईलाइटेड हुए, हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों ने मिलकर, ऐसे ही सिद्धू और कान्हू, 2 नहीं 5 भाई थे। जो संथाल परगना विद्रोह का हीरो होगा सिद्धू और कान्हू, जिसके नाम पर सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय है। तो ये याद रखना है। तो याद रखना है क्या मैंने जो कहा,
हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की। इसे हरिहर बुक्का ब्रदर्स कहते हैं। ये 5 भाई था। इन पांचों के पिता का नाम जो था संगम था, जो यादव वंश से रिलेट करते थे। ठीक है, तो यादव, तो ये चीज है, संगम बाप का नाम था, जो होयसल राजा के यहाँ एक सामंत था। ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए, तो विजयनगर की स्थापना कब हुई, ये आपको क्लियरेंस मिल गया। ठीक है, अब हम बात करें विजयनगर की स्थापना। अब विजयनगर इजकल टू विजित प्रदेश, ये तो है ही। तो विजयनगर का ओल्ड नेम, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, विजयनगर का ओल्ड नेम क्या था, तो ध्यान में रखिएगा, ओल्ड नेम था इसका हस्तिनावती। क्या नाम था, हस्तिनावती। तो हस्तिनावती ही बाद में कहलाएगा विजयनगर। लोकेट करते हैं। लोकेट करने पर पता चलता है ये कहां पे था, बैंक ऑफ, या लिख देगा कॉन्फ्लुएंस ऑफ तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर इन कर्नाटक। तो आज जो कर्नाटक का है क्षेत्र, वहां पे जो कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र से निकलती है, वो कृष्णा नदी कर्नाटक के इस क्षेत्र में आती है, जहां कर्नाटक से निकलने वाली दो नदी तुंग और भद्रा जो आपस में मिल चुकी होती है और फिर जाकर के मिलती है कृष्णा से, वो उसी के संगम वाले एरिया पर, कन्फ्लुएंस वाले एरिया पर, तुंगभद्रा नदी के किनारे ये एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, हस्तिनावती, जो बाद में विजयनगर कहलाएगा, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, यहां तक आप आगे चलिए, ओल्ड नेम हो गया। अब आते हैं जो विजयनगर होगा। अब विजयनगर को शॉर्ट में लिख सकते हैं VN, यानी विजयनगर। तो विजयनगर का जो लैंग्वेज है वो सवाल बनता है कि लैंग्वेज क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्ट, यानी राजभाषा क्या थी, ये सवाल बनाएगा। तो राजभाषा बोलेंगे तेलुगु, यानी आंध्र। तेलुगु यानी आंध्र, याद रखिएगा। आंध्र एक शब्द है जिसके 3 अर्थ हैं। आंध्र एक एरिया, रीजन को बताता है, क्षेत्र को। आंध्र एक जनजाति, उस क्षेत्र में रहने वाली जनजाति, ट्राइब्स को बताता है। और उस ट्राइब्स के द्वारा, आंध्र जनजाति के द्वारा बोलने जाने वाली भाषा को आंध्र भाषा भी कहते हैं। तो आंध्र का 3 अर्थ है बेटा, एक क्षेत्र, एक जनजाति, और एक भाषा। तीनों एक ही से रिलेट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे खासी, गारो, जैंतिया 3 क्षेत्र हैं, 3 आदिवासी हैं, ये 3 भाषाएं हैं जो मेघालय में है, याद रखिएगा। तो तेलुगु भाषा मानी जाएगी। तो विजयनगर की भाषा क्या थी, तेलुगु। विजयनगर का फाउंडर कौन है, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के पिता का क्या नाम था, संगम। ठीक, अब सवाल है कि ये राज्य जो हुआ वो किससे सेपरेट हुआ, ये भी एक सवाल बनेगा कि ये राज्य किससे सेपरेट हुआ, वो भी बताता हूं। तो पहले यहां तक आप आ गए, अब आए। अब देखिए, विजयनगर
separated from Hoysala state या Hoysala kingdom by separated from Delhi Sultanate during Muhammad bin Tughlaq. तेरह सौ 25 से 1351। तब हम इसके बीच निकालेंगे 1336। अब अगले पॉइंट पर आएंगे, गौर फरमाएंगे जो मैंने लिखा है। विजयनगर सेपरेटेड फ्रॉम दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 जो रूल करता है, तो 1336 में हरिहर बुक्का ने सेपरेट किया। अब आप गौर से सुनिए। जब दिल्ली सल्तनत के तहत तुगलक वंश का शासन दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों से बढ़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में भी दिल्ली सल्तनत का प्रसार किया, विजय अभियान किया, तो होयसल राज्य के राज्य को हस्तिनावती वाले प्रांत को इसने अपने राज्य में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और हस्तिनावती के प्रांत के जो सूबेदार भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, उन दोनों को कैद करके दिल्ली ले आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों पर दबाव बनाया राजनीतिक रूप से और कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लेते हो और तुम्हारे जो क्षेत्र के लोग हैं इस्लाम कबूल कर लेते हो, तो मैं तुम्हें फिर से इसी होयसल से जीता हुआ प्रदेश जो है हस्तिनावती, उसी का मैं अब अपनी तरफ से तुम्हें सूबेदार नियुक्त कर दूंगा, वरना क्लैश। समझ में आई बात? यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने सीधा कहा, क्या या तो इस्लाम कबूल कर लो तो फिर से मेरी तरफ से सूबेदारी करना हस्तिनावती की, नहीं तो मार दिए जाओगे। राजनीति कहती है कि सर नहीं कटाना है, सर को उठाना है, सत्ता ही सर को उठाता है, मान के चले चाहे जिस आधार पर सत्ता हो। तो इन दोनों भाइयों ने यही तय किया, जो हिंदू थे अब इस्लाम धर्म कबूल कर लिए दिल्ली में, एंड बैक टू हस्तिनावती एंड अपॉइंटेड एज सूबेदार, गवर्नर बने रहे। आफ्टर सम टाइम्स लेटर दोनों भाइयों की मुलाकात दक्षिण भारत के एक महान हिंदू संत से हुई, नाम जानते ही होंगे। तो संत से मुलाकात जो हुई, तो उन संत ने इन दोनों को समझाया बुझाया और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए बात की। और हिंदू धर्म के उत्थान के संदर्भ में इन लोगों ने दोनों जो देखते हैं, अंततः दोनों भाई मुसलमान से फिर से हिंदू हो गए। दोनों भाई मुसलमान से फिर से हिंदू हो गए और चैलेंज कर दिया दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को और हस्तिनावती को दिल्ली सल्तनत से 1336 में अलग कर दिया। इतना कुछ कर दिया, एक प्रेरणा बिंदु उसे मिल गई, एक प्रेरणा का स्रोत मिला, जो उनके आध्यात्मिक गुरु भी बने। मालूम है कौन? माधव विद्यारण्य। याद रखिएगा, वो गुरु ही है जो आपकी चेतना को जागृत करता है। आपके अंदर में जो अग्नि का एक छोटा सा कण है जो टिमटिमाता रहता है, उसी शक्ति को पुंज बना करके डेवलप करता है, और हम जैसे आप जैसे लोग फिर गुरु की महिमा से ऊपर उठ जाते हैं। अर्थात हरिहर और बुक्का जो है ने माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया और दिल्ली सल्तनत को चुनौती देते हुए 1336 में अलग राज्य बना लिया और नाम हस्तिनावती का रखा, विजयनगर, क्योंकि जीत हासिल की थी। और हस्तिनावती जो बड़ा राज था, उसका जो सेंट्रल पार्ट था, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे था, जो हस्तिनावती कहलाती थी, उसका नाम रख दिया क्या? हम्पी। तो हस्तिनावती ही
आज का हम्पी है, जो विजयनगर की राजधानी रही। विजयनगर की राजधानी रही और विजयनगर धीरे धीरे एक्सटेंड करके बड़ा राज्य बन गया। तो हस्तिनावती धीरे 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 विजयनगर बन गया, और हस्तिनावती जो छोटा सा जगह था उसका नाम हम्पी। कुल मिलाकर अब क्या बात हुई, हरिहर और बुक्का ने सेपरेटिंग किया किसके समय, हस्तिनावती क्या बन गई, हम्पी। अब हस्तिनावती जो है हम्पी बन गया। तो याद रखिएगा, हम्पी वॉज कैपिटल ऑफ विजयनगर। हम्पी ये लिखते, लेटर ऑन सेकेंड कैपिटल पेनुकोंडा। ठीक है, तो पेनुकोंडा कैपिटल बनेगी। लेटर ऑन ट्रांसफर टू पेनुकोंडा। तो बाद में जो है कैपिटल बदल दिया गया, हम्पी से कहां हो गया, पेनुकोंडा हो गया। ये याद रखिए, पेनुकोंडा एक जगह है जो कर्नाटक तमिलनाडु के बॉर्डर के पास है। तो ये आप समझ गए हरिहर और बुक्का का, लैंग्वेज समझ गए। 5 डायनेस्टी यहां रूल करेगा, ये अभी बात नहीं हो पाएगी। इसका हम एक मैप भी खींचेंगे, मैप भी अभी नहीं होगी तो कल ही ये मेहनत करेंगे, मैप भी खींचेंगे, 5 डायनेस्टी के बारे में डिटेल करेंगे, और कल विजयनगर साम्राज्य आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमें उसमें 45 मिनट से 1 घंटे चाहिए मैक्सिमम, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा स्टोरी क्लियर करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टोरी कौन सा क्लियर करेंगे, जैसा मैंने कहा मंदिर के बारे में, तो मंदिर के बारे में बताइए। ये दोनों कल समाप्त हो जाएगा। फिर दिल्ली सल्तनत, वेडनेसडे को हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, और फिर आप एक रस में आ जाइएगा, क्योंकि अब कहानी का एक सीक्वेंस पैटर्न डेवलप हो जाएगा हिस्ट्री में। तो यही चीज़ है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखा जाए, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए, जहां हो हमसे व्हाट्सएप पर पूछिए। और पीडीएफ फाइल मैं अभी अभी भेज रहा हूं आपको, ठीक है। मैं क्लास खत्म करूंगा ना 3 बजे, 3 बजे तक मेरा फाइनल क्लास होता है, तो हम आपको पीडीएफ फाइल हिस्ट्री का मिडावल इंडिया भेज रहा हूं, ठीक है, जो 45 पेज के बाद से लेके 89 यानी 45 पन्नों का फिर जा रहा है, पूरा मिडावल आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।